हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग MTS 2021 के इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 5 जुलाई और 6 जुलाई के तीनों पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोगों का चल रहा था 7 जुलाई का पेपर, जिसमें से 2 शिफ्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इवनिंग शिफ्ट का पेपर करने जा रहे हैं और ये हो जाएगा तो हमारे पास 7 जुलाई भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग 9 पेपर अब तक कर चुके होंगे। ठीक है, आज वाले के बाद, आज वाले के पहले नहीं। ठीक है, तो ये भर्ती थी 2021 की और पेपर हुआ था जुलाई 2022 में। ठीक है, 21 में तो कोरोना का समय चल रहा था तो थोड़ा लेट में पेपर हुआ था इसका। खैर आजकल तो पंक्चुअल चल रहा है, सेशन सही हो गया है SSC का। आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और हम लोगों के लिए भी खुशी की बात है कि वैकेंसियाँ टाइम पे आती जा रही हैं और एग्ज़ाम भी हुए जा रहे हैं, रिज़ल्ट भी पंक्चुअली निकलते जा रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। बड़े दिन के बाद SSC ने फिर इस तरह से सिस्टम शुरू किया है। तो आप लोग बस लगातार जुटे रहिए, लगे रहिए, प्रीवियस पेपर सॉल्व करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और परीक्षाएं होंगी, समय समय पर वैकेंसी आती रहेंगी, पेपर होते रहेंगे। और आप लगातार अगर लगे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए, किसी न किसी में निकल ज़रूर जाएगा। और कुछ लोगों का तो कईयों में निकल जाता है। ठीक है, तो वैकेंसी की बातें फिर कभी करेंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं। PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा और चलिए देखते हैं कि आपके PDF में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है फिलर का। देखो कटोरा लिए खड़ा है। क्वेश्चन है विलियम डैश हिज फ्रेंड्स। विलियम ने अपने फ्रेंड्स को कुछ किया, यहाँ वर्ब लगानी है, नॉट टू इंट्रूड। ठीक है, नॉट टू इंट्रूड इनटू हिज फैमिलीज अफेयर्स। ठीक है, तो उसके दोस्त उसके परिवार के मामले में, उसकी फैमिली के मामले में ज़्यादा टांग अड़ाते रहे होंगे। तो उसने अपने दोस्तों से बोला, भैया ऐसा है, आप लोगों को हमारे फैमिली मैटर में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका ये कहना कि हमारे फैमिली मैटर में आपको टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये किस कैटेगरी के वर्ग में आएगा? उसने क्लेम किया दोस्तों से हमारे परिवार के मामले में टांग अड़ाना नहीं है, या गैम्बल किया, या वार्न किया, या सेटिस्फाइड किया। तो क्लेम तो उसने किया नहीं है किसी चीज़ पर, और गैम्बल जुआ खेलने के लिए लगेगा। वार्न किया उन लोगों को, ये बात बहुत उचित लग रही है। और उसने उन लोगों को सेटिस्फाइड किया कि हमारे पारिवारिक मामले में टांग ना अड़ाओ, ऐसा नहीं होगा। वो वार्न किया होगा, वो लोग ज़्यादा टांग अड़ा रहे होंगे तो वार्न कर दिया होगा। तो यहाँ सबसे सुटेबल वर्ब जो इस सिचुएशन में लग रही है वो होगी वार्न। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 वंस मोर फिलर का क्वेश्चन है। चलो पढ़ के देखते हैं। वेंडर्स एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न। वेंडर्स मतलब जो फेरी वाले होते हैं, घूम घूम कर बेचा करते हैं चीज़ों को। वेंडर्स एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न ओवर द डैश प्राइस ऑफ ऑनियन। ठीक है, प्याज की अब घटती कीमतों पर तो उनको चिंता होगी नहीं भाई, बढ़ती कीमतों पर हो गई। या चारों ऑप्शन देखो बढ़ने के लिए लगे हैं। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि राइज और वर्सेस रेज दो है। इन दो वर्ब्स में पहले आपको ये चुनना पड़ेगा कि हमें कौन सी लगानी है। बढ़ती कीमतें, राइज का मतलब क्या हुआ? बढ़ना या उठना। ठीक है, बढ़ना या उठना। तो यहाँ उठना नहीं लिखेंगे, बढ़ना लिख देंगे। अभी हमें कीमतों के बारे में है तो ऊपर उठने की बात नहीं है। और रेज का मतलब क्या हुआ? बढ़ाना। तो अब ये बताओ कि बढ़ाती हुई ऑनियन मतलब प्याज की बढ़ाती हुई कीमतें या प्याज की बढ़ती हुई कीमतें। तो सेंस आता है कि प्याज की बढ़ती हुई कीमतें। तो ये राइज वाला सेंस सुटेबल है, रेज वाला नहीं सुटेबल है। ठीक है, तो रेजिंग प्राइसेज नहीं होता, राइजिंग प्राइसेज होता है। तो ये हमारा ऑप्शन आपका कटा। दूसरी बात हमें ये देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो हमें यहाँ लगाना है एडजेक्टिव। क्या यूज करना है? ये देखो द लिखा है आर्टिकल, ये देखो प्राइस लिखा है नाउन। आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या यूज कर सकते हो आप? डिटर्मिनर यूज कर सकते हो या एडजेक्टिव कोई लगाओगे। तो एडजेक्टिव के फॉर्म में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, मतलब एडजेक्टिव होगी तो या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होगी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि बढ़ती हुई कीमतें हमें लगाना है। तो पहली बात तो रेज वाला कोई ऑप्शन हुआ नहीं। अब बचा दो राइज वाला। तो राइज वाले में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज करना है, इसलिए आंसर कौन सा होगा?
थर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ मतलब होगा कि ऑनियन की बढ़ती हुई कीमतों पर उन्होंने चिंता जाहिर की। ठीक है, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 स्लैश लगे हुए हैं। स्लैश लगने का मतलब ही हो गया कि एरर का क्वेश्चन होगा, और देखना चाहो तो ये देखो लिखा है नो एरर। ठीक है, तो चलो सेंटेंस पढ़ लेते हैं, पता लग जाएगा। डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, डिस्पाइट मतलब हुआ के बावजूद, डॉक्टर की सख्त वार्निंग चेतावनी के बावजूद, ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर, वो चीनी खाता रहा, इन हिज टी, अपनी चाय में मिलाकर। तो इस वाले पोर्शन में डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगा, ये सेंटेंस तो अपनी जगह सही है। ही कंटिन्यूड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कंटिन्यू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ये भी सही है। ही कंटिन्यूड टेकिंग, ये वाले पोर्शन में भी सही है। इन हिज टी, ये भी सही है। तो इस सेंटेंस में क्या है, देखो ग्रामेटिकली तो कोई गलती है नहीं, नो एरर का क्वेश्चन है सेंटेंस, ये ऑप्शन 2 होगा। यहाँ कोई एरर नहीं है, तो ज़बरदस्ती मतलब छेड़ो मत उसको, ज़बरदस्ती उंगली ना करो गलती निकालने के लिए, वरना ऊट पटांग गलतियाँ निकल आती हैं। ठीक है, सहूलियत से उसमें कोई गलती नहीं है। अब फिर चौथा क्वेश्चन है, वंस मोर कटोरा छाप। द एजिलिटी ऑफ द एक्रोबैट, एजिलिटी मतलब क्या होता है ना, फुर्तीलापन। क्या होगा, फुर्तीलापन। एगाइल मतलब होता है ना फुर्तीला, तो एजिलिटी मतलब क्या हुआ, फुर्तीलापन। मतलब देखो एक्रोबैट कौन होता है, नट होते हैं। नट आप समझ रहे हैं, वो जो सर्कस वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, रस्सी पर चलते हैं, ये सब नट होते हैं। तो जो नट की एजिलिटी है मतलब उसका फुर्तीलापन है, इसने कुछ काम किया। क्या काम किया, डैश एंड थ्रिल्ड द ऑडियंस, ऑडियंस को थ्रिल्ड कर दिया। अच्छा, थ्रिल्ड के पहले क्या लगा है, एंड लगा है। तो मैं पहले भी बताया हूँ कि अगर फिलर दिया हो एंड के बाद या एंड के पहले का, तो जो वर्ड दिया है उसी का सिमिलर वर्ड वही यहाँ लगाना है, पर सेम नहीं, सिमिलर। ध्यान रखना, सेम और सिमिलर में अंतर होता है। सेम में वही मीनिंग का होगा, सिमिलर में उसी जैसी मीनिंग का होगा। तो जो एंड कंजंक्शन है ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, तो सिमिलर थॉट्स को जोड़ता है। थ्रिल्ड का मतलब क्या हुआ, एक्रोबैट्स की एजिलिटी को देख करके ऑडियंस थ्रिल्ड रह गए। तो थ्रिल्ड रहने के अलावा और क्या रह जाएंगे, तो 2 चीज़ें देखना, एक तो चौंक जाना मतलब एकदम रोमांचित हो जाने की, ये थर्ड फॉर्म है। तो हमें चाहिए तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ही, थर्ड फॉर्म चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन आपके पास बच रहा है, ये अमेज्ड। वर्ब एक ही है, अमेज की ही चारों वर्ड अमेज के लगाए हैं, तो आपको वर्ड में तो ऑप्शन लेना नहीं है, वर्ड वही है, अमेज ही है हर बार। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसके फॉर्म में ऑप्शन है। तो फॉर्म का ऑप्शन कैसे सेट करेंगे, एंड के बाद थर्ड फॉर्म है तो एंड के पहले भी थर्ड फॉर्म चाहिए, फिर हमको ये वाला आंसर हमारा बन गया। इन सबको क्यों नहीं होगा, काट तो मतलब ही नहीं है अब ना, क्योंकि एंड के बाद थर्ड फॉर्म है तो पहले भी थर्ड फॉर्म होगी, बात ही खत्म हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये सिनोनिम का क्वेश्चन है, और सिनोनिम किसका है, ये वर्ड दिया है एवेंट। तो एडवेंट का मतलब क्या होता है, प्रादुर्भाव, मतलब एकदम शुरुआत। जैसे कभी कभी हम लोग ये वर्ड बोलते हैं ना कि एट द एडवेंट ऑफ इस्लाम, मतलब क्या हुआ, इस्लाम के अभ्युदय के समय। एट द एडवेंट ऑफ बुद्धिज़्म, एट द एडवेंट ऑफ गुप्त एम्पायर। तो इस तरह एडवेंट मतलब शुरुआत, शुभारंभ, अराइवल, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर्पज का तो कोई लेना देना नहीं और डिपार्चर का भी कोई लेना देना नहीं। अराइवल हो सकता है आगमन, जब उसका शुभारंभ होगा तो आगमन होगा, और टर्न का कोई लेना देना नहीं। हालांकि अराइवल बहुत सटीक साइनोनिम नहीं है। फिलहाल इन तीनों में, पहले, दूसरे और चौथे में, इन तीनों के कंपैरिजन में अराइवल ही मोस्ट सुटेबल है, इसलिए आपका आंसर 3 होगा। ठीक, अगर यहाँ बिगिनिंग और स्टार्टिंग लिखा होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब बिगिनिंग स्टार्टिंग के एब्सेंस में हम अराइवल को ही सटीक आंसर मानेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी फेलर का क्वेश्चन है। देखिए पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ। मोस्ट पीपल बिलीव दैट वर्किंग आउट एंड मीटिंग फैट लॉस नीड्स इज चैलेंजिंग। मोस्ट पीपल बिलीव, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि वर्किंग आउट मतलब एक्सरसाइज करना, और मीटिंग फैट लॉस नीड्स, चर्बी कम करने की ज़रूरतों से निपटना, इज चैलेंजिंग मतलब ये एक चुनौती टाइप का है, मतलब कठिन काम होगा। बट अ डैश बेसिक प्रोग्राम कैन टेक यू अ लॉन्ग वे, लेकिन आप एक डैश बेसिक प्रोग्राम मतलब बहुत बेसिक लेवल का, घर पर ही अगर आप कोई एक ऐसा प्रोग्राम
इस ढंग से करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो किस ढंग से करना होगा? आप जानते हैं चर्बी कितनी ज़िद्दी टाइप की होती है। एक बार मोटापा चढ़ गया, जिनको चढ़ा नहीं होता वो मोटे होने के लिए तरसते हैं, जिनको चढ़ गया वो ज़िंदगी भर उस मोटापे को उतारने के चक्कर में पड़े रहते, उतरता नहीं। तो बहुत कठिन होता है इस मोटापे के, इस चर्बी को उतारना। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए कैसा प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा, नियमित या अनियमित, रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा। सोच के आप समझिए, आप समझिएगा क्या लगाना पड़ेगा, मैं बात बताऊंगा। तो एरेटिक प्रोग्राम क्या होगा? एरेटिक होगा इरेगुलर प्रोग्राम। तो आप ये बताइए, चर्बी जैसी जिद्दी चीज़ इरेगुलर प्रोग्राम से जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो एरेटिक तो लगेगा नहीं। कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा? ये रेगुलर हो जाएगा। तो रेगुलर प्रोग्राम आप लगातार मेहनत करेंगे तो ये हो सकता है। ये तो आ गया। स्ट्रेंज का मतलब विचित्र, इसका कोई लेना देना नहीं। इम्पार्शियल का मतलब होता है भेदभाव रहित, यहाँ भी विदाउट, बिना किसी भेदभाव के, ये इसका कोई लेना देना है। वर्ड मीनिंगफुल है लेकिन यहाँ कोई संदर्भ नहीं है इसका। इरेगुलर, रेगुलर। तो अगर आप अपनी जिद्दी चर्बी को दूर करना चाहते हैं तो इरेगुलर प्रोग्राम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। रेगुलर प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। आपका आंसर कौन सा होगा? 2 वाला होगा। ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फिर वही नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो ये आप देखिए, ठीक है, लिखा है कि वाइल द सिम्टम्स आर ट्रबलिंग दे टिपिकली रिजॉल्व विद इन 2 वीक्स। दे मतलब कौन हो गया? जो डॉक्टर वगैरह होंगे, वो लोग टिपिकली मतलब आमतौर पर रिजॉल्व मतलब ठीक कर लेते हैं विद इन 2 वीक्स। इन्होंने कहा कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी कष्टदायक हैं, काफ़ी मुश्किल हैं, लेकिन वो लोग इसको करीब 2 सप्ताह में कंट्रोल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सिम्टम्स और रिजॉल्व हमें करना है, ये ट्रबलिंग को देखना है। तो यहाँ लिखा है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है और आर आपके प्लूरल वर्ब है, और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है, और यहाँ भी टेंस प्रेजेंट है। तो दोनों पार्ट में टेंस प्रेजेंट में है, और यहाँ सब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगी है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड की बात करो, ये होने, ठीक है, बात खत्म हो गई। अगर इस वाच को देखेंगे तो इस वाले में प्रेजेंट है, इस वाले में पास्ट कर नहीं सकते। इज होगा तो सिम्टम्स प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ इज लगेगा नहीं। ठीक है, आर के साथ डबल में आईएनजी लगाना चाहिए था, ये थर्ड फॉर्म लगेगी नहीं। ऐसे भी देख लो तो कट गया। वैसे उसमें कोई गलती नहीं थी तो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत ही क्या है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वही देखो, नो एरर का क्वेश्चन है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, एनीवन हु स्पोकन पुर्तगीज इन माई स्कूल। मुझे नहीं मालूम कि कोई ऐसा आदमी है हमारे स्कूल में जो पुर्तगीज भाषा बोलता हो। तो पहली बात, इसमें एरर जो है, आई डोंट नो तक तो कोई एरर नहीं है, ठीक है, आई डोंट नो तक ठीक है। एनीवन, मैं किसी ऐसे को नहीं जानता, तो यहाँ नॉट लगा है, तो ये नॉट के साथ एनी लगेगा, ये अपनी जगह सही है, एनी सही है। लेकिन एनीवन के बाद हु नहीं लग जाएगा, क्योंकि जब एंटीसीडेंट में एनी लगा होगा तो एनीवन के लिए हम लोग हु नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे डायरेक्टली थोड़े आ जाएगी यार। जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगा सकते हो, या तो ये एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल बन के आए, नहीं तो ये आई डोंट नो प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए। तो दैट के बाद जो स्पोकन लिखा है वो क्या होना चाहिए? दैट स्पीक्स। क्या होगा? दैट मैंने जो स्पीक्स मैंने बोलता हो, ठीक है, तो दैट स्पीक्स होना चाहिए था। फिलहाल एनीवन और हु वाले पोर्शन में गलती है, तो ये आपका क्या हो गया? एनीवन वाला हो गया और ये हु वाला हो गया। लेकिन ये 2 पार्ट में दिया हुआ है, तो हम पहले किसकी गलती मानेंगे? एनीवन की गलती तो हम मानेंगे नहीं। एनीवन तो अपनी जगह पर सही ही था, तो गलत कौन सा हुआ? हु गलत था और स्पोकन वाला गलत था, तो यही दोनों गलत है। तो आंसर आपका फिलहाल कौन सा हुआ? 2 वाला होगा। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 लंबा चौड़ा हेल्दी सा दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन वही है इम्प्रूवमेंट का। अब इतना अंडरलाइन करके दिया हुआ है, देखो ये इतना लंबा, ठीक है। तो पहले देखो, मैं इसको एक और से पढ़ता हुआ चलता हूँ, तब आप समझिएगा। नो सोनर हैड ही गॉट आउट ऑफ हर साइट, एक चीज़ हो गई। नो सोनर हैड ही गॉट आउट ऑफ हर साइट, उसके बाद क्या लगा है? उसके बाद लगा है दैट, ठीक। तो दैट के बाद लिखा है सी प्रोसीडेड टू टैम्पर विद द लेटर, ठीक।
तो जैसे ही वो आँखों से ओझल हुई तो वो मतलब वो आँखों से ओझल हुआ तो क्या करना शुरू किया, उसने लेटर के साथ टेम्परिंग मतलब छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। कोई रही होगी, उसने लेटर में कुछ लिखा होगा, इसने कुछ उसमें फेरबदल किया होगा, उल्टा सीधा। टैम्पर विद जब भी कहीं लग जाता है, ये मैं बताना, मेरा मतलब था आपको ये बताना टैम्पर विद। तो टैम्पर विद मतलब होता है किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना, कोई सबूत है उसके साथ छेड़छाड़ करना, लेटर के साथ छेड़छाड़ करना। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उसी को कहते हैं टैम्पर विद लेटर। खैर हमको यहाँ देखना है एरर वाला पोर्शन। तो पहली बात देखिए, जब नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके कम्बिनेशन में क्या आता है, नो सूनर के साथ भैया दैट नहीं आता, नो सूनर के साथ क्या लगता है, दैन लगता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात, तो नो सूनर होगा तो ये हैड पहले आ जाएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी, और कोई दिक्कत नहीं इसमें, यही वाली दिक्कत है नो सूनर के साथ दैट की। तो हम देख लेते हैं पहले, ये नो सूनर लगा हुआ है लेकिन यहाँ दैट नहीं, एंड लगा हुआ, तो ये गलत हो गया, इनकी तो कहानी ख़त्म हो गई और नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। अब इसमें दो में हमको दैट लिखा हुआ मिल रहा है, ये दैन लगा हुआ मिल गया। लेकिन अब एक बात समझ लीजिए, दैन ना एज सून एज के साथ नहीं लगता है, तो ये गलत हो गया। एज सून एज के साथ केवल कामा लगता है, दैन लगता नहीं है, तो इनकी भी कहानी ख़त्म हो गई। तीसरे वाले भी गए, यहाँ लिखा है नो सूनर और यहाँ लिखा है दैन, एक ही ऑप्शन है जिसमें कम्बिनेशन सही सही लगा है और वो आपका चौथा वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो जब ये कुछ मैंडेटरी पेयर्स होते हैं, फिक्स होता है किसके साथ कौन लगेगा। जैसे नो सूनर के साथ आप दैन लगाओगे, हार्डली स्कार्सली के साथ आप व्हेन लगाते हो, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ आप क्या लगाते हो ना, सॉरी बोल दिया एक में मैंने, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगाते हो, नाइदर के साथ नार लगाते हो, आइदर के साथ आर लगाते हो। ऐसे ही लेस्ट अगर होगा तो लेस्ट का मैंडेटरी पेयर क्या होता है, मॉडल वर्ब, इसके साथ शुड ही लगती है, कुछ और नहीं लग सकती। ऐसे हैं, ढेर सारे हैं, कभी बताएंगे आपको, एक वीडियो बना देंगे मैंडेटरी पेयर पर, तो आपका काम बन जाएगा इस पर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये किस पर है, ये एक इडियम है। ठीक है, ये दिया हुआ है इडियम और अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन क्या है, थ्रू थिक एंड थिन। तो थ्रू थिक एंड थिक का मतलब होता है सुख में, दुख में, हार में, जीत में, लाभ में, हानि में, मतलब खुशी में, गम में, सब में, हमेशा। तो लिखा नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर, नेहा हमेशा मेरी बहन के साथ खड़ी होती है। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हुआ चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, मतलब हर परिस्थिति में वो उसके साथ रहती है। अब मीनिंग देखो, इन अ स्ट्रेंज मैनर बिल्कुल नहीं, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज यस, यही होगा, दूसरी होगी, दूसरा वाला आंसर होगा, हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में वो हमारी बहन के साथ खड़ी होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट इडियम है। अब ध्यान रखिए, वेरी 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 वेरी, कितनी बार लिख दो, जितनी बार कहो लिख दो उतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, सुख में दुख में, थ्रू थिक एंड थिन, हमेशा याद रखना। अच्छा, आ जाओ ये 11 नंबर पे, इसको कैसे याद करोगे 11 नंबर पे। यहाँ भी क्या दिया हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड वाला भाई क्वेश्चन है, तो ये अंडरलाइन क्या हुआ, बाइंग अ न्यू, ये गड़बड़ तो यही लग रहा है, चलो पढ़ लेते हैं। आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू व्हीकल। भैया यहाँ देखो जरा, न्यू 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 किससे पढ़ रहे हो आप, न्यू ऐसे पढ़ रहे हो ना, तो न्यू के पहले एन तो नहीं लगा सकते, न्यू के पहले क्या लगेगा, अ न्यू होना चाहिए। ठीक है, तो यही एरर हो गई। कहाँ होगा, बाइंग। अब ये बाइंग देख लो, ये अबाउट लिखा है, प्रेपोजिशन है, तो एक बात हमेशा याद रखना, गांठ बांध लो मेरी, प्रीपोजिशन, अगर कोई प्रीपोजिशन लगा होगा और इसके बाद वर्ब आ रही है, ठीक पक्का वर्ब आ रही है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, एक्सेप्ट टू। एक इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी कभी आईएनजी फॉर्म लगती है, वरना टू को, इसको अगर छोड़ दें तो कोई भी प्रीपोजिशन आएगा, एट, ऑन, इन, फॉर, फ्रॉम, विद, विदाउट, अंडर, ओवर, अबाउट, बिलो, कुछ भी लगाए होंगे, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आईएनजी फॉर्म आएगी, 100% गारंटी। केवल टू के साथ अलग रिस्क है। और अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारा एक वीडियो है वर्ब फॉर्म, ठीक है, वर्ब फॉर्म्स पर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो वीडियो हैं, उन दोनों को देख डालो, प्रैक्टिस कर डालो, कोई वर्ब फॉर्म की गलती आपकी होगी ही नहीं कभी एग्जाम में। ठीक है, तो ये लिखा है अबाउट, अबाउट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होनी चाहिए, ये एन गलत है, इसकी जगह पर आना चाहिए। तो बाइंग अ न्यू बाइसाइकिल कहाँ मिलेगा, अबाउट वाले में क्या हो गया, ये गलत था अबाउट, बाई वाले में क्या हो गया, ये बाई गलत था, बाइंग वाले में देखो बाइंग अ न्यू, यही वाला आपका आंसर होगा, चौथा वाला। ठीक है,
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या है, वही फिर फिलर का क्वेश्चन है। तो द गैरेट, गैरेट क्या होता है जी? गैरेट होता है नीचे कमरे के ऊपर जो बना होता है ना, एक कोठा टाइप का। कच्चे मकानों में तो पहले हुआ करता था कोठा, बहुत से बच्चे आप लोगों में से जानते होंगे कोठा क्या होता है, नहीं तो ऐसे ही समझ लो ऊपर वाली मंजिल पर, और क्या, ठीक है। तो गैरेट वेयर दे ले एट नाइट, जहाँ वो रात में लेटा हुआ था, लोटा नहीं लेटा हुआ था, पी के लोटेगा, लेटेगा तो होश आवास में। तो द गैरेट वेयर ही ले एट नाइट, वो गैरेट मतलब कोठा या छत जहाँ पर वो लेटा हुआ था, हैड लॉन्ग बीन डैश, वो बहुत दिनों से डैश पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि आगे बता रहे हैं एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ माइस, मतलब ये माइस क्या, वो माउस का प्लूरल हो गया, बड़ी संख्या में चूहे, हैड मेड देयर होम इन इट, और उसी को मतलब ऊपर जो छत थी उसी को, छत पे कमरा टाइप का होता है, उसको चूहों ने, बहुत सारे चूहों ने अपना घर बना रखा था। तो अब चूहे, मान लो सोचो कि ये एक आपका कमरा हुआ, ऊपर ये आपका ये गैरेट है, ठीक है, तो इसी में लेटा हुआ था, तो इसको चूहों ने अपना घर बना लिया है, तो ये बहुत समय से क्या पड़ा होगा, खाली पड़ा होगा। तभी तो जिस कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ चूहे का नहीं, जहाँ जो खाली पड़ा रहता है, अंधेरे में रहता है, जहाँ लोग नहीं रहते या आना जाना नहीं रहता लोगों, जो बंद पड़ा रहता है, उसी में चूहे घर बना लेते हैं। तो क्या होगा, ये बहुत दिनों से वैकेंट पड़ा था, तो हमको ये वैकेंट तो फिलहाल बहुत सूटेबल लग रही है। पार्शियल पक्षपात से पूर्ण होगा नहीं, विजिबल यहाँ पे थिक का, ये कोई इन सबको कोई लेना देना नहीं है, खाली पड़ा था इसीलिए, यहाँ विजिबल थिक और वैकेंट का कोई मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हो गया आपका। अब आगे आ जाओ 13वें में, 13 नंबर पे। तो 13 वाला क्या कह रहा है, एरर का क्वेश्चन है, ये देखो लगा हुआ है स्लैश, ठीक है, और यहाँ लिखा भी है नो एरर। तो चलो देखिए, आई एम डीलिंग विद, तो डील के साथ भी लगाएं सम फैमिली इशूज़। तो डील के साथ दो चीज़ें लगती हैं, एक प्रीपोजिशन का टॉपिक है मेरा, आप चाहो तो देख लो, एक वीडियो है फिक्स प्रीपोजिशन का, डील विद समथिंग, डील विद समथिंग, और डील इन विद समथिंग होता है। लेकिन डील इन हम लोग कब लगाते हैं, डील इन लगाते हैं किस वाले में, बिजनेस वाले पर्पज में। बिजनेस क्या, खरीदने बेचने के सेंस में, सेल और बाय करते हैं तो हम लोग डील इन लगाते हैं। बिजनेस लिख दूंगा तो हमारी बात गलत हो जाएगी। डील इन लगाते हैं जैसे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बेचे, जैसे हम कहेंगे मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, तो हम कहेंगे आई डील इन रेडीमेड गारमेंट्स, तब विद नहीं लगाएंगे। और विद कब लगाएंगे, आई डील विद माई कस्टमर्स वेरी पोलाइटली, तो विद हो जाएगा। या कोई इशू होता है, डील विद कब लगाओगे, कोई इशू है, कोई मुद्दा है, या कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, क्लाइंट है, कस्टमर है, तो हम लोग लगाते हैं डील विद। और कोई सामान खरीदते हैं बेचते हैं तो क्या लगाते हैं, डील इन। तो ये तो एक बात हो गई। तो यहाँ लिखा है फैमिली इशू, तो फैमिली इशू के लिए डील विद तो अपनी जगह पे ठीक है। सम फैमिली इशूज़, यहाँ भी सेंटेंस सही है, यहाँ भी कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। तो आई एम डीलिंग विद सही है, सम फैमिली इशूज ये भी सही है, राइट नाउ इस समय प्रेजेंट में मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो एम के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है, ये भी सही है। तो नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, ज़बरदस्ती की गलती निकालना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये वही इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। तो इतने पे आ जाओ, देखते हैं हम लोग, ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। अंडरलाइन कहाँ किया है, यहाँ पे किया हुआ है। एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस सेशन, हर आदमी को इस सेशन में जरूर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एज मनी, क्योंकि इट इज़ ऑन अ सब्जेक्ट, ये उस सब्जेक्ट, ऑन लगा है, ये भी अपनी जगह पर सही है। ऑन अ सब्जेक्ट दैट अफेक्ट्स एवरी कम्युनिटी, अफेक्ट्स जो है ये भी सही है, क्योंकि वर्ब हमें चाहिए था, वर्ब लगा हुआ है, अफेक्ट वर्ब होता है, इफेक्ट नाउन होता है। और दैट क्या लिखा है, आ सब्जेक्ट के लिए, आ सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो दैट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अफेक्ट्स में वर्ब में एस लगा हुआ है, तो ये भी सिंगुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस लगाते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। तो भैया इसमें कोई गलती नहीं, इफेक्ट जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन हो जाता है, और अफेक्ट जो हो जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल लग नहीं पाएगा, अफेक्टिंग का यहाँ कोई जुगाड़ नहीं है। तो हमें अफेक्ट ही चाहिए था, अफेक्ट में एस लगा हुआ, वर्ब में एस लगाएंगे तभी सिंगुलर होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, दैट, और दैट लगा है सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, दैट भी सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इसमें नो एरर है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में कोई कहीं गलती नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ 15 नंबर पे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा इन्होंने।
तो इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है? परफिडी, ये तो ठीक है। मिसैंथ्रोप भी ठीक है, रिलेंटलेस भी ठीक है, इंजीनियस यही हमको गड़बड़ लग रहा है। तो पहले मैं इंजीनियस की स्पेलिंग आपको बता दूं। इंजीनियस में पहले तो होगा इन, उसके बाद होगा जेन, तो GEN हो गया, जेन हो गया। अब इंजीनियस बनाने के लिए इस N के बाद क्या होगा पता है ना? I लगेगा, तब OUS लगेगा, ठीक है। तो N के बाद वाला ये I इसमें नहीं दिया हुआ, ये गलत हो गया। ठीक, समझ गए? इंजीनियस मतलब बहुत ब्रिलियंट टाइप का आदमी होता है, जिसे खुराफात करने में या कुछ बनाने बिगाड़ने में बहुत टेक्निकल माइंड का आदमी होता है, उसको इंजीनियस कहते हैं। परफिडी बहुत बढ़िया वर्ड है, हालांकि नेगेटिव वर्ड है, लेकिन आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब यूजफुल बहुत है। इसको हम लोग कहते हैं नमक हराम। नमक हराम समझ रहे हो? नमक हराम समझ ना रहे हो तो ऐसे समझो, एहसान फरामोश। इनग्रेट, इनग्रेट का मतलब क्या हुआ? जो किए गए एहसान को नहीं मानता हो, एहसान फरामोश। आपने किसी पर बड़ा एहसान किया, किसी की बड़ी मदद की, वो आपको मतलब मानता ही नहीं कि आपने मदद की है, तो एहसान फरामोश पर फाइड ही होता है। ये एक रूट वर्ड होता है फाइड, फाइड से बना हुआ है। मैं इसी वीक में फाइड पर आपको ढेर सारे वर्ड दे दूंगा, जैसे कन्फाइड है, कॉन्फिडेंस है, हाँ, और इनफाइड है, फाइडलिटी है, परफाइडिटी है, परफाइड है। तो इस बहुत सारे वर्ड इसी फाइड पे बना के आप लोगों को दे देंगे, जल्दी ही दे देंगे, इसी वीक में दे देंगे, तो आपको याद हो जाएंगे सारे वर्ड, परेशान मत होइए, ठीक है। मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोप में मीशो है और एंथ्रोप है, तो मीशो माने क्या होता है? हेट करना। क्या होगा? मीशो हेट करना, और एंथ्रोप का मतलब होता है इंसान, मानव होता है। तो एंथ्रोप मानव, मीशो माने हेट करना, तो इंसानों से नफरत करने वाला, ठीक है। रिलेंटलेस का मतलब होता है क्रूएल, निर्दयी, जिसके अंदर कोई दया नहीं होती है। तो स्पेलिंग है तो इन तीनों की सही है, और स्पेलिंग केवल इसी की गलत है, इंजीनियस की। तो आंसर कौन होगा? 4 होगा। देखिए, जिसकी स्पेलिंग सही है वो आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा इनकरेक्टली, तो जिसकी गलत होगी वही आपको बताना पड़ेगा। वर्ड तीनों बड़े अच्छे थे, तो हमने कहा मीनिंग बता दें, कभी काम आएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो 16 भैया देखो क्या दिया हुआ है कि एंटोनियम पूछा हुआ है, और वर्ड आपको क्या है? ल्यूमिनस है। तो ल्यूमिनस का मतलब जानते हो? लाइटेड होता है। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? लिट लिखो, लाइटेड एक्चुअली कोई वर्ड नहीं होता, लाइट लिट लिट होता है। लाइट माने प्रकाश जलाने के लिए यूज किया जाता है, LIGHT लाइट। तो जैसे आप लैंप वगैरह जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, बल्ब जलाते हो, तो उसके लिए लाइट लगाया जाता है, उजाला करना, प्रकाशित करना। उसकी सेकेंड फॉर्म लिट होती है, LIT होती है, LIGHTED नहीं होगा, ठीक है। लाइट लिट, ल्यूमिनस मतलब होता है लिट। लिट का मतलब क्या हुआ? जहाँ प्रकाश फैला हो, जहाँ उजाला हो, चमक रहा हो, ठीक है, अंधेरा ना हो, फिलहाल ये समझो। अब हंच्ड का मतलब क्या हुआ? हंच्ड का मतलब ऐसे ही समझ लो, हंच किसको कहते हैं? हंच कहते हैं जब पीठ पे कुबड़ हो जाता है। तो जब किसी इंसान की पीठ पे कुबड़ होता है तो समझ जाओ ना, वो आदमी झुक जाता है। तो हंच्ड का मतलब अगर इसको वर्ब बना दोगे तो ये हो गया झुका हुआ। क्या हो गया? झुका हुआ, थोड़ा सा। अब होमस्पम होता है, ठीक है। तो होमस्पम का मतलब होता है ना मोटा, ठीक है। यहाँ तो इसका कोई लेना देना नहीं है, होमस्पम मोटा हो गया, सिंपल बताने की जरूरत नहीं है, वो जानते ही हो। और फिर बचा डिम। डिम का मतलब क्या हुआ? जहाँ स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो, तो मतलब क्या हुआ? यहाँ अंधकार होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा? अंधकार होगा। तो फिर यही डिम आपका आंसर लगा लो। तो अंधकार होगा या कम प्रकाश होगा, तभी तो नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो डिम का मतलब जहाँ प्रकाश बहुत कम हो, और ल्यूमिनस का मतलब जहाँ खूब उजाला हो, 1000 वाट की जल रही हो LED चमाचम एकदम रोए रोए दिखाई दे रहे हो, तो उसी को ल्यूमिनस कहते हैं। तो एंटोनियम आपका क्या हुआ? अंधकार हो गया। तो ये डी वाला चौथा हो गया आपका आंसर। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। तो यहाँ फिर क्या पूछे? करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। क्या? अब की बार करेक्टली, इस पर ध्यान दिया करो, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ट में सब में गलती होगी। कंड्यूसिव में देखो, कंड्यूसिव में जो स्पेलिंग होती है ना, एक्चुअली CONDUCIVE होता है। तो ये जो है ना C है, वो कंड्यूसिव मतलब होता है हेल्पफुल, फायदेमंद होता है किसी काम में। कंड्यूसिव के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। तो कंड्यूसिव ये हो गया। अपारेंटली, ये स्पेलिंग एकदम से सही है, पूरा पूरा। अपारेंटली का मतलब होता है ना क्लियर, एकदम स्पष्ट रूप से, ठीक है, जो कुछ भी जिसकी मीनिंग में कोई दुविधा ना हो, एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अपारेंटली, ऑब्वियसली कहते हैं इसको।
बोटल नेक का मतलब होता है बाधा। तो पहले आप बोटल की स्पेलिंग तो सही करो, BOTTLE होता है, इन्होंने क्या लगा रखा, EL लगा रखा है, ये यहाँ पे गलत हो गया। BOTTLE और नेक की वही होगी NECK। बोटल नेक का मतलब जानते हो क्या होगा, इसका मतलब हो जाता है बाधा। बाधा के लिए और वर्ड लिखना चाहो तो क्या होगा, ऑब्स्टैकल हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, रैक हो जाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा, ये सब बाधाएं आती हैं। ब्लॉक हो जाएगा, क्लॉग हो जाएगा, ये सब बाधाएं हैं। बॉटल नेक भी इसी तरह से एक तरह से बाधा का सिनोनिम हो गया। अब ये बाकी आ गए एंडोजीनस। तो एंडोजीनस में जानते हो ये जी जो है तो जीनस ऐसे होगा GENOUS, ठीक है। तो जी के बाद ई आना चाहिए था, ये गलत हो गया। एंडोजीनस ऐसे कहते हैं जैसे कोई बीमारी होती है हम लोगों के शरीर के अंदर ही पनपती है तो एंडोजीनस हो जाता है। अब जिनका कारण बाहर फैलता है, बाहर से हमारे अंदर आई है, वो एक्सोजीनस हो जाती है, जो हमारे शरीर के अंदर ही फैलती हैं पनप। जैसे कैंसर है, वो बाहर से आई हुई संक्रामक बीमारी नहीं है ना, वो आपके अंदर से ही होती है, छुआछूत की नहीं, किसी वायरस बैक्टीरिया से नहीं होती है, तो वो एंडोजीनस हो जाती है। बाकी सब जैसे कोरोना फैला था तो एक्सोजीनस हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। यहाँ क्या होगा, सिनोनियम पूछा है। किसका सिनोनियम पूछा है, मैरी का सिनोनियम पूछा है। मैरी का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा 25 दिसंबर को लोग बोलते हैं मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और वही दिवाली में क्या बोलते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो जब हम बोलते हैं हैप्पी दिवाली, ठीक है, ये आया हैप्पी दिवाली, और वो लोग बोलते हैं मैरी क्रिसमस, तो वही क्रिसमस को विश करते हैं। बात तो एक ही तो होगा ना, मैरी क्रिसमस कहने में और हैप्पी दिवाली कहने में कोई फ़र्क नहीं है। तो जिस सेंस में हम हैप्पी यूज़ करते हैं उसी सेंस में वो मैरी यूज़ करते हैं। हो गया ना आपका साइनोनियम, ये होगा आपका साइनोनियम, ठीक है। मैरी मतलब होता है ना खुश, खुश या शुभ के लिए यूज करते हैं, ठीक है, शुभ। जैसे मैरी हैप्पी दिवाली बोलते हो तो शुभ दीपावली बोलते हो, ऐसे ही वो मैरी क्रिसमस बोलते हैं तो शुभ क्रिसमस बोलते हैं। तो वो हैप्पी के लिए, खुश के लिए, शुभ के लिए यूज़ किया जाता है। मोरोस का मतलब क्या होता है ना, उदास होता है, ये बेचारा दुखी आदमी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ होगा नहीं ऑप्शन में, फिर मीनिंग बता दे रहा हूँ और समझ जाना, ठीक है। एंग्री, एंग्री का मतलब क्या होता है बताओ। एंग्री तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे होगे। एंग्री माने क्या होता है, एंग्री मतलब होता है ना गुस्साया हुआ व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। और एक वर्ड है ना आपका सोमबर है ना यहाँ पे, हाँ, सोमबर का मतलब होता है ना बहुत ही मलिन। मलिन का मतलब समझ गए, गंदा संदा सा, मैला कुचैला होता है, गॉब्लिन मोड वाला, तो उसको कहते हैं सोमबर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे हो नहीं पाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अच्छा आंसर मिल गया ना आपको, हाँ मैरी, ये वाला आंसर हो गया आपका 2 वाला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो 19 क्या है, फिर वही इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं विक्की बार क्या पूछ रहे हैं। ये है इम्प्रूवमेंट। माई मदर लुक्ड एट सना एंड मी, मेरी माँ ने सना और मुझे देखा, विद हर माउथ स्लाइट ओपनली। तो मतलब कुछ ऐसा ही लोग कार्टून बने होंगे ना जोकर टाइप के उनको देख करके ही क्या माता जी का मुंह खुला का खुला रह गया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खुला रहेगा तो बहुत ज़्यादा शुरू होगा, थोड़ा सा खुला था तो थोड़ा सा खुला मुंह, मैनर है ना। तो देखा इन्होंने विद हर माउथ स्लाइट ओपन, स्लाइटली, अब ये क्या हो जाएगा, खुले होने के लिए स्लाइटली हम लगा देंगे, और ओपन एडजेक्टिव होता है जी, उसमें ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं, स्लाइटली ओपन ये हमें लगाना है, ठीक है, स्लाइटली ओपन। तो कोई ऑप्शन है क्या, ये है ऑप्शन हमारा चौथा वाला, स्लाइटली ओपन, ये आएगा, ठीक है। अब आ जाओ 20 में। तो 20 क्या कह रहा है, लायंस शेयर, ठीक। ये एक बार और आ चुका है इसके पहले भी, और वही कहानी जो मैंने पहले दोहराई थी, हो सकता है कि कैरेक्टर का नाम बदल जाए, ध्यान देना। एक लॉयन है, ठीक है, एक उल्फ है, और एक और कौन हो गया, एक जयकाल ले लेते हैं हम कोई, ठीक है। लायन, उल्फ और जयकाल, 3 लोगों ने कोई शिकार किया, या फॉक्स ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लायन, उल्फ और फॉक्स तीनों ने शिकार किया, एक शिकार यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब ये बताओ कि शेर का हिस्सा ज़्यादा होगा या उल्फ का या फॉक्स का हिस्सा।
जाहिर सी बात है, शिकार को मारा है इन लोगों ने, तो पहले लायन खाएगा, उसका पेट भर जाएगा, तब इनको देगा, तब इनको देगा, तीसरे नंबर भी ज़्यादा शेयर इनका होगा, मतलब हाफ इनका हो जाएगा, और हाफ में मान लो उसका 30% करीब है, 50% ये ले लेगा, 30% ये पाएंगे और 20% ये पाएंगे, ऐसे ऐसे हिस्सा जाएगा। ठीक है, तो लाइन से शेयर का तो क्या होगा, बड़ा वाला हिस्सा होगा। अगर ये लोग कहें ना कि हम लोग भी बराबर 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 लेंगे, तो पता लगा इनको भी शिकार बना लेगा, वो निपट जाएंगे ये भी। तो मतलब फिलहाल लाइन शेयर का मतलब क्या होगा, लाइन शेयर का मतलब ये होगा कि सबसे बड़ा वाला हिस्सा, सबसे बड़ा वाला पोर्शन। तो इसमें क्या करोगे, मोस्ट चैलेंजिंग, यहाँ चैलेंजिंग का मतलब नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन भी नहीं होगा, मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम भी नहीं होगा, बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट, यही होगा हमारा आंसर चौथा वाला। ठीक है, अब आ जाओ 21 से लेकर के 25 तक होता क्या है ये तो आप लोगों को पता ही है। एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें कुछ खाली जगह होगी, उसको भरना होगा। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं, इसको पढ़ डालें, उसके बाद काम करते हैं। पढ़ो भैया। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, तो फिर रूटीन हो जाएगी। चलो देखें हर सुबह क्या होता है। हर सुबह डैश अ पॉइंट मिडवे अलॉन्ग एरो स्टेट रोड बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर, rival squads of dash uniformed soldiers strut and stomp at 17th century British military drill known as beating retreat, barked commands, dash glares and preposterously high kicks, all signal violent intent। सबका संकेत किस हिंसक संदेश दे रहा था, इशारा कर रहा था। बट देन, तभी, लविंगली एंड इन डैश द एनिमीज लोअर देयर नेशनल फ्लैग, दुश्मनों ने अपना झंडा नीचे कर लिया। अपोजिंग गार्ड्समैन डैश शेक हैंड्स, गार्ड्समैन का विरोध करते हुए उन लोगों ने हाथ मिलाया। एंड द बॉर्डर गेट्स रोल शट फॉर द नाइट, और रात भर के लिए बॉर्डर के गेट बंद कर दिए गए। ठीक है, चलो, तो इन्होंने बताया क्या, कह रहे कि हर सुबह क्या होता था, डैश अप पॉइंटिंग मिडवे। अब पॉइंटिंग मिडवे का मतलब क्या होगा, कोई एक पॉइंटिंग नुकीला टाइप का होगा, बीचों बीच रास्ते में एक जगह होगी, ऐसे रास्ता होगा कहीं एक जगह पर। तो जब किसी एक पॉइंट की बात करते हैं तो हम लोग प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, एट लगाते हैं। एट अ पॉइंट होता है ना, इन अ पॉइंट, ऑन अ पॉइंट थोड़े ना होता है, क्या होता है, एट अ पॉइंट होता है। तो पॉइंट, जब भी कहीं पॉइंट लगाओ तो एट लगाना, एट अ पॉइंट, ये फिक्स हो गया। एक ऐसी जगह पर, कहाँ थी वो जगह, अलोंग एरो स्ट्रेट रोड। एरो स्ट्रेट रोड का मतलब क्या हुआ, एकदम सीधी रोड। देखो हमारा थोड़ा टेढ़ा हो गया, एकदम एरो स्ट्रेट रोड, एकदम सीधी रोड थी, कहीं जरा मुड़ी तुड़ी, मतलब तुड़ी कहाँ होगी, मुड़ी उड़ी कहीं नहीं थी, पूरा सीधा 180 डिग्री में होगा। एरो स्ट्रेट रोड कितना होगी, एकदम 180 डिग्री की रोड होगी, 180 डिग्री में जा रही थी। इस रोड पर राइवल स्क्वाड्स ऑफ, राइवल स्क्वाड्स मतलब दुश्मनों के जो प्रतिद्वंदी सेना होती है उनके स्क्वाड, स्क्वाड मतलब सैनिक होते हैं। अब डैश यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स, अब सोच लो यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स हैं, यूनिफॉर्म मतलब होता है वर्दी पहने हुए सैनिकों का एक शानदार, यहाँ कुछ ऐसे ही मतलब कुछ बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत आलीशान सा सैनिकों का एक टुकड़ी होती थी। स्क्वाड, स्क्वाड कहते हैं ना एक टुकड़ी। स्ट्रट, स्ट्रट का मतलब क्या होता है कि ऐसे वो जो चहलकदमी करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, परेड नहीं करते हैं, तो ऐसे ही होता है। स्ट्रट एंड स्टॉम्प, स्टॉम्प का मतलब होता है पैर घसीट के चलना, मतलब, और स्ट्रट मतलब होता है अकड़ के, सीना तान के पैर, जैसे कभी देखा होगा सलामी, टीवी पे भी देखा होगा आप लोगों को, सलामी देने के लिए जाते हैं तो पैर एकदम सीधे सीधे चलते हैं ना, जैसे लगता है पैर उठा के नहीं चल रहे हैं, पैर सीधे आगे बढ़ा रहे हैं और बड़ा सीना ताने हुए चलते हैं, वही है। तो वही थी 17वीं शताब्दी की ब्रिटिश मिलिट्री ड्रिल हुआ करती थी, डाउन एज उसको जाना जाता था बीटिंग रिट्रीट के नाम पे। यहाँ तक हो गया। बार्क्ड कमांड्स, अब बार्क्ड कमांड्स का मतलब जानते हो, बड़े सख्त सख्त आदेश होते थे। बार्क्ड कमांड एकदम गरज के, परेड बाई मुड़, इसे खुद नहीं तेज से चलाते, ऐसे ही कमांड दिया जाता था। डैश ग्लेयर्स, ग्लेयर क्या होता है पता है ना, ग्लेयर मतलब घूर घूर के देखना होता है। तो यहाँ ग्लेयर मतलब जब कोई तुम्हें घूर के देख रहा हो तो उसकी आंखें कैसी लगेंगी, डरावनी सी लगेंगी। तो यहाँ पे वही होगा, भयानक वाला ग्लेयर होगा। एंड प्रीपोस्टरसली हाई किक्स, बड़ा जोर जोर से मतलब लेफ्ट राइट करते हैं तो कदम ताल करते थे, धमाधम पैर गिरता है।
ये सारी चीज़ें सिग्नल कर रही थी। सिग्नल ये वर्ब वाला सिग्नल है, संकेत दे रही थी। वायलेंट इंटेंट का मतलब बहुत ही हिंसक इरादे का संकेत दे रही थी। बट तभी क्या होता है, देन लविंगली एंड इन डैश। अब इन डैश मतलब यहाँ कुछ होगा, द एनिमीज लोअर देयर नेशनल फ्लैग्स, दुश्मनों ने अपने फ्लैग को डाउन कर दिया। अपोजिंग गार्ड्समैन का विरोध करते हुए अपना हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग भरते हैं अगला नेक्स्ट वाला। ठीक, तो हम लोग अपने दूसरे फिलर के लिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा। इसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कि अमृतसर और लाहौर के बीच में राइवल स्क्वाड्स ऑफ डैश यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स परेड कर रहे थे। स्टट एंड स्टम्प का मतलब वो तो परेड कर रहे थे। तो यूनिफॉर्म सोल्जर्स डैश यूनिफॉर्म सोल्जर्स वहाँ पे परेड कर रहे थे। तो कैसे, इलेटेडली मतलब खुश यूनिफॉर्म सोल्जर्स, ये ठीक लगेगा। ग्लैडली मतलब खुशी खुशी, या स्प्लेंडिडली मतलब बड़े ही आलीशान ढंग से। तो ये मैनर होना चाहिए यार, बैडली का तो कुछ सेंस ही नहीं है। तो स्प्लेंडिडली यूनिफॉर्म्ड मतलब बहुत बढ़िया, बड़ी आलीशान, तो स्प्लेंडिडली ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो यहाँ आंसर कौन सा होना चाहिए आपका, थर्ड वाला स्प्लेंडिडली हो जाएगा। अब तीसरे फिलर के लिए देखो क्या सूटेबल लग रहा है हमारा। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, ये है। इसके पहले लिखा बार्क्ड कमांड्स, मतलब एकदम बहुत ही तीखे कमांड। और डैश ग्लेयर्स, ये ग्लेयर्स देखने के लिए लगा है। कैसा ग्लेयर होगा जी, सिली ग्लेयर होगा। अरे सिली मूर्खतापूर्ण होता है, विटी मैंने समझदारी पर, ग्लेयर थोड़े ना ऐसे कुछ होगा। फियर्स मतलब भयानक, भयंकर, निगाहों में एकदम वो था डर, एकदम बहुत घूर के देख रहे थे। तो एक्चुअली ग्लेयर के लिए ना यही लग ही पाएगा, थर्ड वाला यही सबसे सुटेबल ही है। डाइवर्टिंग यहाँ कोई लग नहीं पाएगा, तो तीसरा वाला हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ चौथे पर। तो फोर्थ वाले में देखो क्या आ रहा है। देखो चौथे में क्या लगेगा, यहाँ लिखा है बट देन लविंगली, देखो एक वर्ड ध्यान देना है यहाँ पे, लविंगली एंड इन डैश द एनिमीज लोअर देयर नेशनल फ्लैग। तो इन क्या होगा, इन यूनिशन होगा, यही लगा। इन यूनिशन मतलब एक स्वर में एक साथ, क्या हो गया, एक स्वर में एक साथ हो जाएगा। अनलाइकलीनेस प्लेंटी और डिस्कार्ड होगा नहीं, यहाँ एक स्वर में हो जाएगा। यूनिशन कैसे कहा जाता है, द चिल्ड्रन ग्रीटेड देयर टीचर गुड मॉर्निंग इन यूनिसन, मतलब एक स्वर में सब लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, सब लोग जब एक साथ बोलते हैं वो वाला, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। चलो आ जाओ 25 पे आ जाओ, आखिरी फिलर है हमारा आज का। तो यहाँ लिखा है अपोजिंग गार्ड्समैन डैश शेक हैंड्स। तो कैसे इन लोगों ने शेक हैंड किया था जी, तो इसके लिए लगेगा कर्टली, क्योंकि यही है मैनर है। ठीक है ना, जो हाथ मिलाने का तरीका होता है एक, वो मैनर यही दिया हुआ है। अपोजिंग द गार्ड्समैन डैश, यहाँ लिखा है डैश, इनकी मतलब जो होता है एक रूखापन होता है ना, बिहेवियर का खड़ूसपन कह सकते हो। तो गार्ड्समैन के खड़ूसपन को मतलब वो करते हुए, इग्नोर करते हुए शेक हैंड, ये लोग बहुत ही मतलब कर्टली, मतलब क्या हुआ कहते हैं, बड़े ही जोश के साथ, बड़ी ही खुश मिजाजी के साथ इन लोगों ने हाथ मिलाए एंड ये हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये मैनर के लिए लगा हुआ। कर्टली यहाँ सबसे सुटेबल होगा। बाकी ब्राइटली मतलब यहाँ चमकदारी दिखाई दे रहा है नहीं, क्रिटिकली आलोचना करते हुए होगी नहीं, रेडिकली ये लगेगा नहीं, तर्कपूर्वक। हाथ कोई तर्कपूर्वक मिलाता है क्या, तो हाथ मिलाने के लिए ना ये तो ये तो हाथ मिलाने के लिए लग ही नहीं रहे हैं, हाथ मिलाने के लिए यही सबसे सुटेबल है, तो यही लगेगा। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाले। तो 7 जुलाई के सारे पेपर हो गए। ठीक है, अभी हम लोग 7 जुलाई का, देखो बड़ी सीधी लाइन खींच दी, इत्तेफाकन हो जाता है कभी कभी। 7 जुलाई के तीनों सेट हम लोग कर चुके हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। अब कल हम लोग शुरू करेंगे 8 जुलाई का। ठीक है, 8 जुलाई का मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। सोच रहा हूँ कि इसी हफ्ते आप लोगों को 8 जुलाई का पूरा हो जाए। कुछ और चीज़ों का भी प्लान बनाया हूँ जल्दी ही देने के लिए, पर पहले ये हो जाए, बीच बीच में वो भी देते रहेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं 7 जुलाई का, और फिर मिलेंगे हम लोग 8 जुलाई के नए सेशन में कल। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, आप लोगों ने कोई राय वाय कमेंट भैया जो मैसेज करते हो यार, वो कमेंट भी कर दिया करो ना, तो कोई बुरा थोड़े लगेगा, अच्छा ही लगेगा जब कमेंट करोगे तो।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।